नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई, जय हिंद। और जय हिंद मैं कभी नहीं कहता हूं, आज इसलिए कहना जरूरी है कि आज आर्मी डे है। और मतलब आज देश के लिए बहुत गौरवशाली दिन है। 1949 में हमारे जो जनरल, उस समय के जनरल करियप्पा, बाद में फील्ड मार्शल करियप्पा साहब ने भारत की सेना की कमान संभाली थी। पहला भारतीय जिसने अपनी सेना की कमान संभाली थी अंग्रेजों से। और तभी से आर्मी डे की परंपरा है। मुझे आज अशोक भाई, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि आप सैनिक स्कूल के पढ़े हैं। मुझे ये बहुत अजीब सा लगता है कि एक ऐसा देश, क्या हम इतने मतलब अपनी सेना के प्रति असंवेदनशील हैं कि आज के दिन हम कुंभ के लिए कितने बड़े बड़े ऐड निकाल रहे हैं, 4-4 6-6 पेज के ऐड। मैंने कम से कम, मैं जो 2-3 पेपर लेता हूं उसमें कोई सरकार की तरफ से ऐड नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार याद तो करना इन लोगों ने जो आज भी अपना खून पसीना देके, अपनी जान देके हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनको याद भी नहीं करना। थोड़ा हमको हाँ, याद कर लेना चाहिए। बहुत संक्षेप में अशोक भाई, क्योंकि नहीं, नहीं, बाद में फिर पलट। नहीं, नहीं, बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि आज सुबह से ही हमारे जो सैनिक स्कूल की जो मेरी बैच है या सैनिक स्कूल का दिल्ली चैप्टर है, हम अजिंक्य कहते हैं अपने आप को, क्योंकि सातारा में अजिंक्य तारा करके एक किला था और वो अजिंक्य था, वाक़ई वो कोई जीत नहीं पाया था, उसकी ख़ासियत है। तो हमारे जितने भी एल्युमिनी हैं, वो अपने आप को अजिंक्य कहते हैं। तो मेरा मेरा बैच 81 पास आउट का बैच है आज हमारे बैच में, या दिल्ली चैप्टर के बैच में, या मैं जो ऑल इंडिया हमारा एक अलग ग्रुप है उसमें, सभी आज एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं आर्मी डे की। लेकिन ये धीरे धीरे देखिए अब क्या है, कुंभ इतना हावी हो गया है कि कुंभ अब एक मार्केटिंग हो गया है। मुझे ताज्जुब लगा कि जब किसी ये कोई अंग्रेज, जब अंग्रेज शासन चल रहा था, तब जब कुंभ में इन्होंने देखा कि लाखों की तादाद में, उस ज़माने में लाख लाख, सवा लाख भी बहुत बड़ी आबादी होती थी, क्योंकि उस समय में आवागमन का कोई साधन नहीं था। कोई आप इमेजिन करिए, मुंबई से भी ट्रेन से आना होता तो 2 दिन लगते थे, दिल्ली आने के लिए। कुंभ जाने के लिए तो तीसरा दिन निकलता था। तो उस ज़माने में जब उन्होंने कहा कि इतने लोगों को इनवाइट करने का खर्चा कितना आया होगा? तो साथ में एक भारत के अपने अ, स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने कहा कि 2 पैसे। उन्हें कहा, हाउ इट इज़ पॉसिबल इन 2 पैसा? उस ज़माने में 2 पैसे में पंचांग आता था। उन्होंने कहा, ये पंचांग है, इसमें डेट होती है कुंभ की, और कुंभ में इनवाइट नहीं किया जाता, कुंभ में लोग जाते हैं। ये अब 2014 से लेके खासकर हमने कुंभ में लोगों को इनवाइट करते हुए देखा। कुंभ का विज्ञापन होता है कि आइए, ये व्यवस्था हो रही है, वो व्यवस्था हो रही है। और वास्तविकता यदि आप जाने कुंभ की, तो एक सामान्य आदमी जो जाता है, वहाँ ठगा-सा महसूस कर रहा है। कुंभ में बड़े-बड़े टेंट और बड़े-बड़े सारी सुविधाएँ, वो 60,000 रुपए डे और 10,000 रुपए डे, 15,000 रुपए पर नाइट की जिसकी कैपेसिटी होगी वो जाएगा। तो आजकल भगवान भी बिकने लगे हैं। गंगा माँ के यहाँ भी आपको स्नान करना हो तो पैसे है तो आप बढ़िया स्नान कर सकते हैं। नहीं पैसे है तो आपको पता नहीं आपका गंगा तक जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। तो ये ऐसा ही है। तो बट नेचुरल है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कहीं जा रहे होंगे तो उनकी विज्ञापन पे ज़्यादा खर्चा होंगे। कि आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आज ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन आर्मी डे के दिन ना कोई बड़ी चैनल पे कवरेज आ रही है, ना कोई आ रही है। हमारे यहाँ जब कोई जवान शहीद होके अपने गाँव तिरंगे में लपेट के आता है, तो हमारे नेता घड़ियाली आँसू बहाने वहाँ चले जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाने और बाइट देने कि हमारी भूमि का पुत्र था, आज हमने हमारा बेटा खोया है और हम परिवार के साथ हैं। उसके बाद परिवार भगवान के भरोसे छोड़ा जाता है कि मैं खुद जानता हूँ, मेरे मेरे बैचमेट है जो शहीद हुए हैं, और सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड लेने वाला प्रदीप तातोड़े। जी, जी, जी। तो अ, ये थैंकलेस देश है सर। मैं देश को थैंकलेस इसलिए कहता हूँ, एहसान फरामोश देश इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो बैठे हैं दिल्ली में, जो बैठे हैं लखनऊ में, जो बैठे हैं मुंबई में, जो बैठे हैं बैंगलोर, राजधानियों में बैठे हुए राज्य सरकारें, केंद्र सरकार के नेता, ये कोई मंगल से नहीं आए। हमारे बीच में से हमने भेजे।
तो उनके कुकर्मों का पाढ़ा सुना के या कह के हम अपने दायित्व से मुक्त नहीं होते। उस पाप में हम भी भागीदार हैं। यदि आज आर्मी डे के दिन पूरा देश भूलता है आर्मी को, तो ये पाप है। तो इस जो पाप कर रहे हैं उसके मुख्य भागीदार हम हैं, हम मतदाता हैं। इसलिए अब उन नेताओं को कोसने के बजाय हम अपने आप को दोषी ठहरे, दोषी माने। जी हम जी महामूर्ख अशोक हैं। भाई। बिना पैसे का भी कभी विज्ञापन छापा जा सकता है। कोई जी नेता, कोई जी मुख्यमंत्री किसी अखबार के ऑफिस में जाता है तो आधे पेज के फोटो छपते हैं कि आज मुख्यमंत्री जी हमारे ऑफिस में आए। अरे एक पेज वैसे आर्मी को डेडिकेट कर देते हैं। आज क्या जाता, जी। दोनों हाथ से तो ले मैं ही रहे हो सरकारों जी से। मैंने इसलिए कहा कि एहसान फरामोश है ये। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम आज आप कार्यक्रम में आपने इस बात का जिक्र किया। आज मैं सभी अपने पब्लिक इंडिया की टीम की तरफ से, आज सब दर्शकों की तरफ से नतमस्तक होता हूं जी आर्मी डे के दिन हमारे सैन्य के सामने, क्योंकि वो क्या त्याग करते हैं हम सोच भी नहीं सकते। जब हम हीटर लगा के कमरे में बैठते हैं और वो -डिग्री में हाथ में गन लेके चीन के सीमाओं पे सीमा की सुरक्षा करते हैं, चाहे उनके पास संसाधन हो ना हो, चाहे उनको पेंशन हो ना हो, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे उनका भविष्य के बारे में उन्हें पता नहीं हो कि आज का अग्निवीर कल कहीं सिक्योरिटी गार्ड करके खड़ा हो जाएगा। फिर भी आज वो अपने भविष्य के लिए नहीं, आपके भविष्य के लिए और देश के वर्तमान के लिए जीता है। जी जी। वो जीता कहाँ है अपने लिए? जी मैं अशोक भाई, मैं अपने मेन, हम लोग पॉलिटिकल बात पे आए उससे पहले मैं सिर्फ इतना बता दूं जिसको देख के हमारे दर्शकों को लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है जो अशोक भाई के साथी का इन्होंने कहा ना, आज ही के दिन गैलेंट्री अवार्ड और सेना मेडल्स दिए जाते हैं, तो इसलिए ये बड़ा दिन है। ये आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। हम लोगों की तो आदत है कि आज हम मालूम नहीं क्या क्या बातें करेंगे। खैर अशोक भाई, अब ये दिल्ली चुनाव पे जरा हम लोग आ जाएं। दिल्ली चुनाव तो अजीब, कोई कह रहा है कि डायरेक्ट है, कोई कह रहा है कि नहीं उसमें कांग्रेस जो बी टीम है, तो कोई सब एक दूसरे को बी टीम सी टीम कुछ कुछ कर रहे हैं। लेकिन अभी जिसको कहते हैं ना, राजीव रंजन जी के हिसाब से माहौल क्या है, चुनाव किस तरफ जा रहा है, क्योंकि नैरेटिव तो चेंज किया राहुल गांधी के उतरने से। चुनाव में जो शीश महल राजमहल था उससे उतर के कम से कम अब कुछ मुद्दों पे भी बात करना पड़ेगा नहीं लोगों नहीं, को, ऐसा मुझे लगता देखिए मुद्दे बीजेपी के पास है नहीं। देखिए बीजेपी बहुत बुरी सिचुएशन में अटकी हुई है सर। उसलिए इसलिए कि वो जब भी दिल्ली में कुकर्मों का पढ़ा पढ़ते हैं, उंगली उन्हीं पे ऊपर उठती है। दिल्ली की सरकार के पास कोई अधिकार नहीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री अपने लिए आवास आवंटन नहीं कर सकती, इतनी दिल्ली की सरकार कमजोर करके रखी है दिल्ली में केंद्र में बैठे हुए नेताओं ने। सारे अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। दिल्ली की पुलिस केंद्र के अधीन है, अमित शाह जी के अधीन है। ये दिल्ली पूरी अधीन है अमित शाह जी के अंडर, क्योंकि एलजी जो है वो गृह मंत्रालय से आदेश लेते हैं। तो दिल्ली में जो कुछ भी बुरा होगा उसकी जिम्मेदारी किसकी? उसकी जिम्मेदारी है केंद्र सरकार। एक अध्यादेश नहीं निकाल सकती सरकार, एक कानून नहीं पारित करती सरकार, और पारित कर भी दिया तो उसका कुछ नहीं होता। दो तीन बातें मैं दिल्ली में स्पष्ट करना चाहूंगा। तो जब जब दिल्ली में बहुत बुरा है, दिल्ली में आपादा, ये जो बात बोली वो आपादा दिल्ली सरकार की वजह से नहीं है, केंद्र सरकार की आपादा है। लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली के पास, केंद्र सरकार के पास नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। शिक्षा है उनके पास, स्वास्थ्य है उनके पास, तो कर ही रहे जितना करना है। और जब वो कहते कि आपने 500 स्कूल बोले थे और नहीं खोले, तो प्रधानमंत्री ने क्या क्या बोला अभी तक 2 से 13 से लेके, ये तो चुनावी जुमले होते हैं, सभी बोलते हैं। फिर केजरीवाल को क्यों पकड़ो शब्दों में? सवाल ये है। मैं केजरीवाल को डिफेंड नहीं करता,
दूसरी बात, एक शगुफा निकाला सीएजी का, सीएजी रिपोर्ट। अब ये सीएजी जो है, ये पॉलिटिक्स में एक टूल किट हो गया है। आप 2013 को याद कीजिए सर, 2G स्कैम, कोयला घोटाला, राय साहब ने क्या निकाला था, और मोदी जी पानी पी पी के मनमोहन सिंह सरकार को कोसते थे। चुनाव खत्म हो गए, मोदी जी सत्ता में आ गए, राय साहब राज्यसभा में गए, उनका डील थ्रू हो गया, यूपीए सरकार सत्ता खो गई, भ्रष्टाचारी सरकार का लेबल लग गया। लेकिन उस भ्रष्टाचार के लिए पिछले 10 महीने में क्या किसी को आज तक पकड़ा गया या सजा हुई? ऐसी मोदी जी की नाकारा सरकार है कि सीएजी के तथाकथित घोटाले पे जो उन्होंने चुनाव में परसेप्शन बनवाया, उस पे कोई एक्शन नहीं लिया। पॉइंट नंबर 1। अब नया सीएजी रिपोर्ट आया दिल्ली का, लेकिन केंद्र सरकार का सीएजी रिपोर्ट कहां है? वो लोकसभा में टेबल क्यों नहीं होता? पिछले साल का तो सीएजी रिपोर्ट मालूम है हमको, जो गडकरी को घेरने के लिए लाया गया था, जो गडकरी ने बाद में आईना दिखा दिया, तो फिर लोगों का ट्रांसफर हुआ। लोगों का ट्रांसफर भी इसलिए हुआ उसमें क्योंकि वो आयुष्मान भारत भी उसमें अटक गया। फिर फील्ड अधिकारियों को मैसेज गया सीएजी से, जो ऑडिट है वही का वही छोड़ दो, वापस आ जाओ, आयुष्मान भारत को हाथ नहीं लगाना, वहां का भ्रष्टाचार उजागर नहीं करना। ये जो लगातार नया नया शगुफा चलता है, ये टूल किट के रूप में हो रहा है। अब आते हम कौन किसकी बी टीम। देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, मैं इसको गलत नहीं मानता। कांग्रेस यदि ऐसे ही राज्यों से हटती जाएगी तो कांग्रेस कहीं नहीं होगी सर। इंडिया गठबंधन में हर राजनीतिक दल किसी ना किसी राज्य में अपना वजूद है। आम आदमी पार्टी का जन्म कहां से हुआ? क्या उसने बीजेपी का 1% भी वोट लिया? आम आदमी पार्टी के जन्म से पहले जो बीजेपी का वोट शेयर था 30 से 36% के बीच में, वो आज भी है। पूरा वोट शेयर लिया आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का। कांग्रेस क्या दिल्ली छोड़ देगी? पंजाब छोड़ देगी, कल हरियाणा छोड़ देगी, परसों गुजरात छोड़ देगी। क्या करेगी? अखिलेश के लिए यूपी छोड़ देगी, ममता के लिए बंगाल छोड़ देगी, बिहार छोड़ दे, तेजस्वी के लिए बिहार छोड़ देगी, झारखंड शरद छोड़ पवार दे, के लिए महाराष्ट्र छोड़ देगी, हेमंत के लिए झारखंड भी झारखंड छोड़ छोड़ देगी। तो फिर करेगी क्या? भजन करने नहीं आए हैं, वो अपना वोट शेयर वापस मांगने आए। मैं आज भी इस बात को मानता हूं जो शरद पवार जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पे जो चुनाव था उसके लिए इंडिया गठबंधन बना था। इंडिया गठबंधन आज भी इंटैक्ट है, लेकिन राष्ट्रीय इशू को लेके। कल बारामती में यदि चुनाव हो तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, वह इंडिया गठबंधन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि बारामती में मेरा वजूद है। बारामती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मैं इंडिया गठबंधन क्यों लेके आऊं? तो कुल मिलाकर जैसे जैसे आप नीचे के स्तर पे जाते हैं, कल ग्राम पंचायत में तो सिंबल भी नहीं होते, पंचायत समिति के चुनाव है, जिला परिषद के चुनाव है, यूनिवर्सिटीज के चुनाव है, क्लैश तो होंगे। लेकिन इस बात को मैं मानता हूं, मैं राहुल गांधी को इतना क्रेडिट देता हूं कि दिल्ली का चुनाव उन्होंने अब इशू बेस्ड चुनाव लिया है। इसके पहले शीश महल हो रहा था, टोटी सोने की हो रही थी, क्योंकि बीजेपी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास रोड मैप नहीं। यदि वो कहे कि नव यमुना हम क्लीन कर देंगे, तो अभी तक यमुना कौन क्लीन कर रहा था? आप ही के पास था। हम गरीबों को घर दे देंगे, ये आप ही के पास है। हम घर में जल दे देंगे, ये आप ही के पास है। हर घर जल योजना किसकी थी? नरेंद्र मोदी की घोषणा थी। दिल्ली सरकार के पास जब अधिकार नहीं है, मुख्यमंत्री खुद का आवाज नहीं ले सकता,
वो क्या मोदी जी की सरकार को बोल सकता है कि हम नल तुम्हारे लगने नहीं देंगे यहाँ पे? लेकिन क्योंकि दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, इसलिए दिल्ली वालों को प्रताड़ित करने का काम केंद्र करता है, ताकि बदनाम कौन हो? केजरीवाल हो। कुकर्म हमारे, बदनामी आपकी। तो कुल मिलाकर दिल्ली में कोई किसी की बी टीम नहीं है। लेकिन मैं ये भी नहीं मानता कि राहुल गांधी के आने से भीड़ इकट्ठा होती है। राहुल गांधी के आने से सीटें कितनी बढ़ेगी, इस पे मेरा थोड़ा डाउट है। इसलिए कि मैं हमेशा कहता हूं, ये जो चुनाव में आने वाली भीड़ है, ये बेरर चेक होता है। इस चेक को बैंक में जमा करना होता है, तब जाके आपके अकाउंट में पैसा जाता है। वो संगठन ही नहीं है। संगठन कहाँ है दिल्ली में? दिल्ली के अच्छे अच्छे कवर करने वालों को पूछो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है दिल्ली में, तो वो बगले झांकने लगेगा। अब भैया दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कौन चुनाव लड़ रही है? कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा। अलका लांबा का आज तक का पॉलिटिकल करियर क्या है? वो एक बार विधायक बनी, वो भी आम आदमी पार्टी से। उसके बाद कांग्रेस में 2 बार बढ़ी, 2 ही बार चुनाव हारी बुरी तरह से। जो आपके पार्टी के लॉयल नहीं है, जो मात्र सत्ता का सुख उपभोगने के लिए आम आदमी पार्टी में चली गई, वहां उनको टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस में वापस आ गई। ऐसे को आपने राष्ट्रीय महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और अब उनको आप मुख्यमंत्री के सामने, वहां तो उसका डिपॉजिट जब्त होना है। वहां जो चुनाव है वो आतिशी जी और विदुड़ी इनके सामने है। संदीप दीक्षित मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं बड़ा भाई मानता हूं उनको, लेकिन अब मेरे बड़े भाई कहां थे 5 साल? 5 साल कहां थे? कोई एजुटेशन में, कोई दिल्ली वालों की प्रताड़ना हुई उसके लिए उतरे, अब नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ। संदीप दीक्षित और शीला दीक्षित में जमीन आसमान का फर्क। शीला जी, आज शीला जी नहीं है, लेकिन आनंद जी कभी आप मेट्रो में जाइए, चुनाव के समय चल रहा है, कभी कभी मैं मेट्रो में ऐसा ही घुस जाता हूं, तो कि लोगों की बातें सुनने को मिलती है। लोग आज भी शीला जी को याद करते हैं, आज भी याद करते हैं। 10 साल हो गए वो सत्ता से बाहर है, मतलब चली गई बेचारी, अब तो नहीं है हमारे बीच में, स्वर्गवास हुआ उनका, लेकिन आज भी लोग उनको याद करते हैं, क्योंकि वो लोगों के सुख दुख में, हर दिल्ली वालों को लगता था कि मेरी मुख्यमंत्री मेरे साथ। केजरीवाल जी का आधा पीरियड तो दिल्ली से लड़ने में जाता है, बाकी जेल में जाता है। तो कुल मिला के यहाँ कोई किसी की बी टीम नहीं है। कांग्रेस ने अपने वजूद के लिए लड़ना चाहिए, मैं बिल्कुल बोलता हूं लड़ना चाहिए। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में भी अभी बहुत पूरी ताकत झोंक के अब संगठन खड़ा करने का काम शुरू कर दिया है। मतलब जो अभी बताया जा रहा है, कम से कम उसके तो लग रहा है अब 11th आवर पे वो संदीप सिंह आ जाएगा प्रियंका गांधी का नाम लेके, और 4 अपने बिल्कुल जो घर पे बैठे जिनको आपने पड़ोसी नहीं जानता ऐसी को अध्यक्ष बना देगा, तो बात अलग है। उनसे निजात पानी चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, राहुल गांधी की सारी मेहनत, प्रियंका गांधी की सारी मेहनत खत्म हो जाती है जब ये उनके छर्रे जो .22 जो साथ में चलते हैं। अशोक भाई, ये जो 7-8 दिन इनकी बैठक चली, उस बीच ये सब लोग गायब थे। जैसे ही वो निकले, एक दिन पहले आ गए हैं और अपने साथियों से कह रहे ये सब कुछ ऐसे करने दो लोग को बैठक, वो तो प्रियंका जी ही फाइनल करेंगे, तो सब जैसे अपना होगा। अरे ये लोगों को, मतलब ये कांग्रेस के स्लीपर सेल नहीं तो दुश्मन भी लगते हैं भाई। स्लीपर सेल भी तब भी कुछ कम से कम मुंह देख के कुछ तो अच्छा बोलता रहता है। मैं एक चीज जरा, लेकिन अशोक भाई आपसे थोड़ा एक और सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए ऐसा है कि हम सब लोगों को बार बार एक कहा जाता है कि भाई बीजेपी बहुत अच्छा संगठन चलाती है, वो पन्ना प्रमुख, लेकिन बीजेपी का जो संगठन है उसमें बेईमानी, वोटों की हेराफेरी, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग। देखिए आनंद जी, क्या था जो बीजेपी हम जानते थे वो कुशाभाऊ ठाकरे की बीजेपी थी, अटल अडवाणी की बीजेपी थी। अब क्या हो गया, बहुत सारा तो पाप
मैं अडवाणी जी के भी चेहरे, मतलब अडवाणी जी के भी खाते में डालता हूँ, कुछ कुकर्म अडवाणी जी के खाते में जाते हैं। ये जो पैराट्रूपर लाए गए थे ना, जो अपने गांव में सरपंच भी नहीं जीतते लेकिन यहाँ आके जनरल सेक्रेटरी बने, उसमें वेंकैया भी थे, उसमें अरुण जेटली भी थे, ऐसे कई थे। इन लोगों की महत्वाकांक्षाएं, जो लोग जमीन से जुड़े नहीं है, जो वर्कर से जुड़े नहीं है, वो लोग धंधेबाज होते हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो वर्कर की पीड़ा नहीं जानते। जो वर्कर से जुड़े होते हैं, जमीन से जुड़े होते हैं, वो वर्कर की पीड़ा जानते हैं, वो पैसे लेके अपॉइंटमेंट नहीं करते, वो लड़ते हैं अपने आदमी के लिए। कह रहे यार ये पिछले 20 साल से पूरा परिवार लगा हुआ है, कैसा नहीं दोगे इसको अपॉइंटमेंट आप? और यह होता है यार ये 20 खोखे लेके आया, 20 पेटी लेके आया, इसको अपॉइंटमेंट कैसे नहीं दोगे? ये पेटी और खोखे में बात करने वाले लोग वो है जिनको ना पार्टी से कोई लेना देना है, या तो ये राहुल जी के कंधे पे बैठ के आते हैं या प्रियंका जी के कंधे पे बैठ के आते हैं। ये नाम बेचते हैं, इनके लिए अपने नेता नेता नहीं है, एटीएम है। एक जी कुनबे के लिए प्रियंका जी एटीएम है, एक कुनबे के लिए राहुल जी एटीएम है। उनका नाम लेते जाओ और पैसे उगालते जाओ। जी। मैं एक एक चीज और इसलिए क्योंकि आपने उसको टच कर लिया था, लेकिन मैं ब्रीफली दर्शकों को फिर से क्लियर कर दूं। मुझे ऐसा लगता है कि जब उद्धव ठाकरे साहब ये कहते हैं, शरद पवार जी ये कहते हैं, और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि आइडियल गठबंधन ये होना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पे एक गठबंधन, लेकिन लोकल चुनाव, जो लोकल बॉडीज के चुनाव हैं, जो न्याय पंचायत, वो सबको अपना, क्योंकि अपना प्रभाव क्षेत्र भी कम हो रहा है, उनको ये समझ में आ रहा है आप बिना बात के एक ओपन फील्ड दे रहे हैं बीजेपी को। तो ये संगठन केवल इलेक्शन जीतना नहीं है, इलेक्शन कोई हारता है कोई जीतता है, संगठन रहता है, लोग लगे रहते हैं। आप अगर, तो आपको क्या लगता है कि एज अ स्ट्रेटेजी इसको मानना चाहिए कि भाई लोकल इलेक्शंस अपने मानना अपने सब चाहिए, लोग लड़ो? मानना चाहिए, मानना चाहिए, मानना चाहिए। मुझे लगता है स्ट्रेटेजी एज अ मानना चाहिए। बिल्कुल। जी उत्तर प्रदेश में आज आज मुझे बताइए सर, आज यदि कोई आदमी 30 साल का है, उस 30 साल के आदमी को यह पता ही नहीं कि कभी कांग्रेस यूपी में राज कर रही। जी यदि आप उसको कहो कि कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री हुआ करता था, तो वो हंसेगा कि उसने या तो मुलायम सिंह जी को देखा है, या मायावती जी को देखा है, अखिलेश को देखा है और योगी को देखा है। तो ये अतीत भी पता होना चाहिए। ये डीएनए है कांग्रेस। जब जब यूपी में यानी जब जब सरकार में आई केंद्र में कांग्रेस, यूपी से हमेशा 20-25 से ज्यादा सांसद आए। 6 सांसदों के भरोसे सत्ता की अपेक्षा नहीं कर सकते। जी ठीक बात, ठीक बात। मैं अशोक भाई एक और इसलिए उस महत्वपूर्ण बात को करके मैं अंतिम बात करूंगा, लेकिन पहले उसकी, डल्लेवाल साहब का ये सब बिल्कुल उनको कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब एक कान पे जू नहीं रेंग रही है। सुप्रीम कोर्ट अपना धीरे से करके वो जो कहते हैं ना पतली गली से वो किनारे निकल लिया है इस पे, मतलब वो आदमी 50 दिन हो गए हैं। अब तो अगर वो आज भी मुझे अनशन खत्म लगता है होता है। मुझे जी लगता है आनंद जी, अब अनशन भी खत्म हो जाए तो भी उनकी स्थिति सुधरने वाली नहीं। जी जी आप मुझे, और मैं मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, इसमें पब्लिक इंडिया का कोई लेना देना नहीं। दिस इज द स्टेटमेंट विच अशोक वानखेड़े इज मेकिंग ऑन रिकॉर्ड, और पूरे कॉन्शियस के साथ। मुझे लगता है या सर्वोच्च न्याय, या तो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, या विधायिका हो, संविधान के तीनों स्तंभ इंतजारी कर रहे हैं कि ये कब मरे। अब मेरी आशा किसी से नहीं। सर्वोच्च न्यायालय एक कमेटी गठित करती है, वो कहती है कि हमको कोई केंद्र सरकार के साथ बात करने का अधिकार ही नहीं है, हम तो आपसे बात करने आए हैं। मामला क्या है, वो क्या मांग रहे हैं? मैं दर्शकों को बता दूं, वो कोई और एक्स्ट्रा चीज नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि जो एमएसपी आप घोषित करते हैं उसको कानूनी रूप दे दी। और ये भी उनकी मांग नहीं है, ये ओरिजिनल मांग मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, गुजरात के। उन्होंने मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखा था कि केंद्र सरकार एमएसपी घोषित करती है किसानों के लिए, लेकिन किसानों को वो रेट मिलता नहीं है। तो ये कानून लाके एक बंधन डालिए पूरे व्यापार जगत पे। कोई भी खरीदे एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। ये गुहार मुख्यमंत्री
नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने लगाई थी। वो सिर्फ उस लेटर की याद दिला रहे हैं, लेकिन पद पे बैठने के अहंकार से, अपनी जय जयकार से बहरा हो चुका है नेतृत्व देश का, जो उनको, और ये जो अंधभक्त जो रोज आरती उतारते हैं, उससे उनकी आंखें चौंधिया गई है, आंखें से दिखता नहीं है, वो अपना ही पत्र पढ़ नहीं पा रहे हैं जो उन्होंने केंद्र को लिखा था। या तो वो तब नाटक कर रहे थे पत्र लिखने का, या अब किसानों को समझने का नाटक कर रहे थे। दोनों चीज सही नहीं हो सकती, एक कोई तो भी चीज नाटक है। ये मोदी जी क्लियर करें कि हाँ, मैंने तब ऐसे ही पत्र लिखा था लोगों को खुश करने के लिए, वो मेरा नाटक था। तो ठीक है भाई, समझ में तो आया कि आप नहीं दोगे। और यदि वो दिल से लिखा हुआ पत्र था, तो फिर आज के प्रधानमंत्री को क्या हुआ? जी, मैं बस चलते चलते अशोक भाई एक अंतिम थोड़ा धर्म की बात। ये प्रयागराज में, अयोध्या में इन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया और मुंह की खाए, मतलब मुंह की खाए मैं इसलिए कह रहा हूँ, प्रयागराज में भी ये हार चुके हैं। वहां पे कांग्रेस के उज्ज्वल रमन सेन जीते। लेकिन मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि कुंभ को जितना बड़ा बनाया जा रहा है, जितना बड़ा बनाया जा रहा है, फुलाते जा रहे हैं, फुलाते जा रहे हैं, फुलाते जा रहे हैं, उसमें केवल पैसा है और तीन चीजें हो रही है। धार्मिक आस्था से कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक वोट की बात है, और तीसरा, सारे अधिकारी लूट में लगे हुए हैं कि भैया ये खूब बड़ा बजट करते जाओ, जितना बड़ा बजट उतनी बड़ी लूट। ये क्या हो रहा है, मतलब कुंभ में आप ये क्या करना चाह रहे हैं? आज ही मुझे एक किताब मिली है, अरुण शौरी जी की लेटेस्ट किताब है, सावरकर के ऊपर फैक्ट्स करके लिखी हुई है। उस किताब का अंतिम शब्द जो है, वो गुहार लगाते हैं, सेव हिंदुत्व फ्रॉम हिंदुइज्म। ठीक और है। वो रिलीजियस टूरिज्म को इवेंट मानते हैं, जी जी या शायद उन्होंने ये कहा कि सेव हिंदुइज्म फ्रॉम हिंदुत्व। आखिरी 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 शब्द, और वह किताब खत्म होती है। मैं किताब अभी आज ही आई मेरे पास, तो मैं किताब ओवरऑल देख रहा था ऐसा। उसमें उन्होंने बहुत सारी फैक्ट्स उसमें अंडरलाइन की है सावरकर जी के बारे में। और जब वो किताब पूर्ण रूप से मार्केट में आएगी, तो मुझे लगता है फिर ये अंधभक्त एक बार फिर इनको मिर्ची लगेगी, चिल्लाना शुरू कर देंगे। और अरुण शौरी साहब को भी जल्दी ही कुछ ना कुछ तमगा मिल जाएगा, ये क्योंकि शॉर्टकट कोई बांटने नहीं का सर, तो। मैंने कहा जो बुद्धिजीवी होते हैं, जो देश के लिए डेडिकेटेड है, वो अपना काम करते हैं। जी जी जी, चलिए अशोक भाई, बहुत बहुत तो धन्यवाद। और एक जब आपने बात कही, तो अब ये कुंभ आस्था की बात नहीं, ये इवेंट हो गया। ये इवेंट हो गया है, इसको ब्रांड बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इसको ब्रांड प्लेसमेंट हो रही है, ब्रांड डेवलपमेंट हो रही है, और ब्रांड मार्केट हो रहा है, जी जी और जी कुछ नहीं। जी, थैंक यू अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से चलते चलते भाई, आर्मी दिवस की, आर्मी डे की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से जय सैल्यूट करते हैं सर हमारे भाइयों को, हमारे पूरे देशवासियों के तरफ से। वो ये ना समझे यदि नेता उनको भूल जाते हैं तो जनता भूली होगी। जनता आज भी उसी सम्मान से और उसी प्यार से हमारे भाइयों को देखती है। जय हिंद।